हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मॉर्निंग तो नहीं हो रही है, फिलहाल बज रहे हैं शाम के ऑलमोस्ट 6 और हम यहाँ पे आए हैं बताने आपको मेरा एक्सपीरियंस मेरी इस फॉर्च्यूनर 0003 के साथ। तो ये गाड़ी मैंने खरीदी थी जून 3 को, 3 जून को मैंने ये गाड़ी खरीदी थी और अभी तक मैंने इसको ऑलमोस्ट 10,000, इनफैक्ट 10,000 से ज्यादा हो गया, 10,000 किलोमीटर चला लिया है। और 10,000 किलोमीटर में मेरे साथ बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे इस गाड़ी को लेके। मेरी ये गाड़ी निकलते के साथ ही ना जून में हमने अपना पहला रोड ट्रिप स्टार्ट किया था, जहां के हम गोवा और बैंगलोर जाने वाले थे और इस गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जहां पे मुझे इस गाड़ी को मुंबई में छोड़ना पड़ा था। उसके बाद मुंबई से स्टार्ट किया जब ये गाड़ी रेडी हो गई और बैंगलोर से क्रॉस करके जब हम वापस एमपी की तरफ आ रहे थे तो इस गाड़ी का एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरी जान जाते जाते बची। शायद आपने बहुत लोगों ने वो वीडियोस देखा भी हो, बट आज उसके बाद ये गाड़ी वापस से सही हुई और उसके बाद मैं इसको वापस से सूरत ले गया और आते वक्त ट्रक से एक कंकड़ उड़ के इसके शीशे पे पड़ा और इसका विंडशील्ड ब्रेक हो गया। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज 3 थिंग्स दैट हैपेंड विद इन अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स, ये गाड़ी ने मुझे कैसा एक्सपीरियंस दिया उसके बारे में बात करेंगे। प्लस आप अगर मेरे को फॉलो करते हो और मेरे चैनल पे नए नहीं हो तो आपने देखा होगा इस गाड़ी में मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस कराए, तो उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि अपने पास ज्यादा समय नहीं बचा है, अंधेरा जल्दी होने वाला है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी से। तो सबसे पहले तो इस गाड़ी में जो मैंने चेंजेस कराए हैं वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे मैंने इसका ना हेडलाइट पूरा चेंज कराया। ये फॉर्च्यूनर है नॉर्मल 2.8 लीटर वाली सिग्मा 4 जो कि 4x4 कैपेबिलिटीज के साथ आती है, बट उसमें जो लाइट आती है ना वो सिंगल प्रोजेक्टर रहती है और सिंगल प्रोजेक्टर में ही आपको हाई बीम और लो बीम दोनों मिलता है। अब इसमें जो मैंने लाइट लगवाई वो लेजेंडर वाली ओरिजिनल टोयोटा की लाइट लगवाई, क्योंकि इसमें एक तो मुझे डुअल प्रोजेक्टर मिलते हैं प्लस डुअल एलईडी मिलता है। तो हाई बीम मेरे को यहां पे एलईडी मिल रहा है, प्रोजेक्टर्स मेरे यहां पे डुअल है, तो इससे मेरा लाइट का थ्रो बहुत अच्छा हो जाता है। नीचे अपने को मिलता है फॉग लैंप, वो भी एक व्हाइट है और बहुत छोटू सा है। इसका थ्रो उतना ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा मैं, देखो जो ऑनेस्ट है वो ऑनेस्ट है, इसका थ्रो बहुत अच्छा है। लेजेंडर की लाइट लगने के बाद थ्रो बहुत अच्छा है। ये फॉग लैंप का थ्रो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, बट ये एज ए कॉस्मेटिक पार्ट ही मैं इसको कहूंगा। यहां पे मिल जाता है अपने को इंडिकेटर और नॉर्मल डीआरएल, क्योंकि जब लाइट जलती है तो इसका जो ये वाला पार्ट है ना, जो डीआरएल अंदर है वो नहीं जलता, वो बंद हो जाता है। टोयोटा कहता है भैया वो डे टाइम रनिंग लाइट है तो वो दिन में ही जलेगा, जब आपके हेडलाइट्स ऑन होंगे तो वो बंद हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल चीज टोयोटा के दिमाग से है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें हम कोई अल्टरेशन नहीं करते। इसके हुड के अंदर आता है 2.8 लीटर का टोयोटा किर्लोस्कर का इंजन जो कि है सिंगल टर्बो और प्रोड्यूस करता है 201 हॉर्स पावर एंड 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क। भाई 500 न्यूटन मीटर मतलब इसके पीछे ट्रक लगा के खींच दो, ट्रक खिंच जाएगी। मतलब ऐसा है कि इस गाड़ी में इतना ज्यादा मीट है, इतना ज्यादा पावर है कि इसमें ना टॉर्क की कमी आपको बिल्कुल फील नहीं होगी। ये लेटेस्ट जनरेशन है तो टोयोटा ने इसमें बहुत सारी चीजें चेंज की अपने प्रीवियस जनरेशन से। दिस इज द 3rd जनरेशन फॉर्च्यूनर। इसका सस्पेंशन सेटअप बहुत ही अमेजिंग है। मतलब मेरे पास एक थार है और थार को जब मैं चलाता हूं ना तो लैडर ऑन फ्रेम पे जो बॉडी रोल है ना वो अंदाजा होता है जब आप थार चलाते हो। मतलब बहुत ज्यादा बल्की है और थार को बहुत हाई स्पीड्स पे आप नहीं चला सकते, चाहे वो हाईवे हो, क्योंकि थार एक अलग पर्पस के लिए बनी है। ये लैडर ऑन फ्रेम होने के बावजूद भी हाईवेज पे ट्रिपल डिजिट स्पीड्स अटेन करना बहुत सिंपल है। प्लस जो कॉन्फिडेंस आपको इस गाड़ी में बैठ के आता है ना वो दूसरी गाड़ियों में नहीं आता है। चाहे वो इसकी बात कर ले ब्रेकिंग की, क्योंकि इसमें हमें मिलता है चारों डिस्क ब्रेक्स। इसमें हमें आगे भी डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और पीछे भी डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। यहां पे जो अपना व्हील साइज है उसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा है। यस, इसमें आता है हाईवे टेरेन टायर्स जो कि कंपनी से लेते के साथ ही मैंने ऑल टेरेन में अपग्रेड किया, क्योंकि मेरा जो ट्रैवलिंग का पर्पस, मतलब मैं जिस चीज के लिए इस गाड़ी को लिया वो था प्राइमरली ट्रैवलिंग। और ट्रैवलिंग पे बहुत बार ऐसा होता है कि मैं इस तरह के लोकेशंस पे जाता हूं जहां पे रोड्स नहीं रहते, तो वहां पे मुझे हाईवे टेरेन टायर से ज्यादा इफेक्टिव ऑल टेरेन टायर्स लगते हैं, क्योंकि इसमें गुड्डी अच्छी होती है, ग्रिप आपको अच्छा देता है। अब ये टायर्स में लगाते वक्त मुझे ये था कि ब्रिजस्टोन के टायर्स निकाल के ये टायर्स डलवाने में क्या मुझे अंदर केबिन नॉइज ज्यादा आएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा आपको अंदर फील नहीं होता। अभी इस गाड़ी में डैम्पिंग वगैरह होगी तो वो जो रोड नॉइज है वो भी चला जाएगा। प्लस मैंने इसका जो साइज है ना वो इंक्रीज नहीं किया। 265/60R18 के जो स्पेसिफिकेशंस है उसी सेम स्पेसिफिकेशंस को मेंटेन किया ताकि अपने सस्पेंशन पे ज्यादा लोड नहीं रहे। टायर साइज बहुत ज्यादा एक्सपैंड भी कर सकते थे, बट देन मैंने वो चीज ट्राई नहीं की। बाकी अंदर अगर हम आते हैं तो इसमें जब हम डोर हैंडल्स खोलते हैं
तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये मैं थाईलैंड से स्पेशली डिजाइन करवा के बनवा के लेके आया था, क्योंकि थाईलैंड में ये जो कस्टमाइजेशन का काम है ना वो बहुत ज्यादा अच्छे क्वालिटी का मिलता है, क्योंकि वहां पे टोयोटा ना एक छत्र राज करता है। थाईलैंड में आपको, अगर आप थाईलैंड जाओगे या इंडोनेशिया जाओगे, आपको टोयोटा की बहुत सारे पिकअप ट्रक्स, फॉर्च्यूनर और जो वेलफेयर वगैरह बहुत मिलेंगी। तो ये सारी चीजें ना मैं वहां से लेके आया था। अब इसमें ना मुझे कोई फिटिंग में दिक्कत नहीं है, सारी की सारी ओरिजिनल फिटिंग जैसी है। प्लस अगर आप इस गाड़ी के अंदर आओगे, मैं अपने कैमरामैन विक्रम भाई को कहूंगा कि हमारे साथ आप चीजें को दिखाते रहे। विक्रम भाई एक एक्सपर्ट है, उनको हमने बोला है कि इस चीज के लिए हमें प्लीज सहयोग करें, हम आपको कॉफी पिलाएंगे। तो विक्रम भाई कैमरे के पीछे हैं। अब ये चीज देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो नॉर्मल पार्ट आता है और ये जो जीआर स्पोर्ट्स वाला है, ये जो बैजिंग है, ये जो रेड लाइनिंग है, ये इतना सुंदर दिखता है, इतना सुंदर दिखता है। प्लस यहाँ पे एसी वेंट्स, ये सारे पार्ट्स ना एक्सेसरीज के पार्ट से जो मैं थाईलैंड से लेके आया था। ये देखो जीआर स्पोर्ट्स की बैजिंग दिखती है, बट इन सबसे अच्छा ये है इसका स्टीयरिंग। जब आप इसका स्टीयरिंग देखते हो ना भाई, ये बहुत ही जबरदस्त स्टीयरिंग है। मैं यहां से थोड़ा लाइट और प्रकाश डालने की कोशिश करता हूं, लेकिन प्रकाश थोड़ा कम है तो अपने हाथ से ही डालना पड़ेगा। तो अब लाइटिंग तो कम है तो हमने मोबाइल का ही प्रकाश थोड़ा बढ़ा दिया। तो ये देखो, ये है इसका स्टीयरिंग जो कि मैं लेके आया था। अब ये स्टीयरिंग ना इंडिया में भी अवेलेबल है, बट वो थाईलैंड स्पेक का स्टीयरिंग अवेलेबल है। ये जो स्टीयरिंग है ना वो इंडियन स्टीयरिंग है, जो कि थाईलैंड में सिर्फ ऊपर कस्टमाइज हुआ है। मतलब इसमें के अंदर जो लोहा है ना वो इंडियन स्टीयरिंग है, इसके अंदर जो एयरबैग है वो इंडियन एयरबैग है। अब एयरबैग इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था जहां पे गाड़ी के सारे एयरबैग्स खुल गए थे। तो वो एयरबैग का ना जो पर्पस है ना, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं, तो वो मुझे समझ में आ गया उसी दिन ही। मैंने कहा भैया कुछ भी छेड़ूंगा, एयरबैग से कोई छेड़खानी नहीं करूंगा। तो ये एयरबैग और ये स्टीयरिंग मैं वहीं से हर एक चीज इंडियन स्पेक्स का ही है और उसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किए। बात करते हैं यहाँ पे, तो ये देखो, ये सारा जो आपका ये सिल्वर फिनिश में आता है, ये सारा का सारा आपको कार्बन फाइबर में यहाँ पे आपको जीआर स्पोर्ट मिल जाता है। ये देखो, ये पूरा का पूरा कार्बन फाइबर है। इसका जो गियर नॉब है वो भी नॉर्मल फॉर्च्यूनर से बहुत अलग है, ये कार्बन फाइबर का है और यहाँ पे भी जीआर स्पोर्ट की ब्रांडिंग है। प्लस रात में जब आप रिकॉर्ड करते हो ऐसे ना, तो ये जो फील आता है ना जिसको चलाने में, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। तो इंटीरियर्स में मैंने इसमें कोई ज्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं कराए, जो इसके नॉर्मल चीजें है ना उसको वैसे ही रहने दिया। मैं इसमें ना अपना म्यूजिक सिस्टम वगैरह अपग्रेड कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि JBL के स्पीकर्स खराब है, 11 स्पीकर्स का सिस्टम आता है, बट या मेरे को थोड़ा सा पंप और चाहिए, तो इसीलिए मैं इसमें दूसरे ब्रांड का सिस्टम लगाऊंगा। जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है और जो इसका क्लस्टर है यहाँ पे, वो ओल्ड स्कूल वे ही मेंटेन किया गया है। मतलब आपको एनालॉग डायल्स मिलते हैं, एनालॉग बटन्स मिलते हैं। यहाँ पे इसके मोड्स के बटन है, यहाँ पे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल, डिफरेंशियल लॉक, यहाँ पे इसका 4x4 एंगेज करने का, वेंटिलेटेड सीट्स के लिए। तो यहाँ पे एक चीज जो मैंने को प्रैक्टिकलिटी में समझ में आई कि यार ऑन ए मूव अगर आपको वेंटिलेटेड सीट्स ऑन करना है तो आपको बस एक नॉब घुमाना है, ऑटोमेटिकली आपका हाथ वहां पे चला जाता है। प्लस म्यूजिक सिस्टम, मेरे पास इसके पहले ना महिंद्रा की XUV 700 ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट था, AX7, जो टॉप ऑफ द एंड वाला वेरिएंट है। अब उसका ना इंफोटेनमेंट तो काफी ज्यादा बड़ा है, बट उसमें ना अगर मुझे मोड चेंज करे तो फिजिकली उसके अंदर जाके करना पड़ता था, उसमें कभी कभी लैग आ जाता था, कभी कभी चलता नहीं था। यहाँ पे क्या है कि अगर मुझे मोड चेंज करे तो ऑन ए गो मैं इसके मोड चेंज कर सकता हूं। यहां पे पियानो की तरह इसको बजा सकता हूं और यहां पे स्पोर्ट्स मोड डालना है, नॉर्मल मोड डालना है, इको मोड डालना है, तो वो सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। प्लस फिजिकल बटन्स होने से ना मेरे को अगर वॉल्यूम अप ऊपर नीचे करना है या पॉज करना है तो मैं इमीडिएटली यहीं से कर सकता हूं। सॉरी, बच गया था, देखा कितना फास्ट है ये। तो इमीडिएटली यहीं से कर सकता हूं, तो वो मेरे लिए एक बहुत सहूलियत है कि मेरे को अपनी नजर हटाने की जरूरत नहीं है। प्लस यहाँ पे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। अगर भाई बगल वाले बंदे को गर्मी लग रही है, उसको ज्यादा हवा चाहिए, ज्यादा ठंडी हवा चाहिए, तो वो अपना टेम्परेचर इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। मैं अपना टेम्परेचर अपने हिसाब से कर सकता हूं। सेम वेंटिलेटेड सीट में 3 एयर फ्लो के ऑप्शन रहते हैं, 1 2 3। जितना ज्यादा आपको हवा की रिक्वायरमेंट है उतनी ज्यादा हवा आप ले सकते हो। बाकी इंटीरियर्स तो यही रहा, ज्यादा इसमें कुछ बटन्स है नहीं। यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स का बटन है और यहाँ पे आ जाता है इसका बूट ओपनिंग का बटन। इसको प्रेस करके रखोगे तो बूट खुल जाता है, तो इसमें आपको ना चाबी वाबी देना या फिर अलग से कोई ऐसे निकलने की जरूरत नहीं है, आप ना यहां से बटन से ही खोल सकते हो। प्लस DF रीसेट करने के लिए, मतलब DF अगर भर गया है तो यहां पे एक अलग DF का बटन दिया हुआ है, जो कि मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया। ऑटो DF रीसेट का विसेट होता रहता है इसमें, मतलब रीसेट तो मैं शायद एक टर्म बोल रहा हूं, मतलब ऑटो क्लियर करता रहता है ये। अब जब बात कर रहे हैं हम DF की, तो एक चीज जो मुझे इसमें थोड़ी सी ये लगी कि यार इसका ना अगर फुल टैंक DF मैं भरवाता हूं ना, तो मेरी दूसरी गाड़ियों में जो इसके पहले BS6 की गाड़ियां वो चलती थी 7 8 9 हजार किलोमीटर। इसमें हर 2.5-3 हजार किलोमीटर पे मेरे को उसको रिफिल करना पड़ता है। और यही रीजन है कि देखो
आप इसको दिखाता हूं कि ये मेरे लिए प्रैक्टिकल क्यों है। मैंने क्यों 50 लाख रुपए, जो कि मुझे एक टाइम पे ओवर प्राइस लगता था, क्यों 50 लाख रुपए दिए इस गाड़ी के लिए। तो मैंने अपने साथ ना, देखो यहां पे मुझे बूट स्पेस कितना मिल जाता है। मेरे के पहले की जितनी भी गाड़ियां हैं ना, वो 7 सीटर मेरी गाड़ियां कभी भी 7 सीटर की तरह यूज नहीं हुई। मेरी गाड़ियों का हमेशा से फ्रंट 2 सीट्स ही यूज होता था, क्योंकि मोस्टली मेरे साथ एक पार्टनर और रहता था, तो हमारे पास सामान बहुत रहता था, इसलिए मैं थर्ड रो के सीट्स खुलवा देता था। यहां पे मेरे पास इनको इस तरह से फोल्ड करने से ये ऑप्शन बन जाता है कि भाई अगर इसकी जरूरत कभी पड़े, मुझे कभी मैं एकदम सवारी लोड करने लगूं, तो भाई इसको खोल के तुरंत मैं 7 लोग तो बिठा ही सकता हूं। प्लस नहीं पड़े तो सीट को फोल्ड कर दो, आपके पास इनफ स्पेस है। अब इसमें ना 2-3 चीजें हैं। देखो इस गाड़ी के, कोई भी कार ना परफेक्ट नहीं होती, कोई भी कार परफेक्ट नहीं होती। इस गाड़ी में भी बहुत सारे फ्लॉज और निगल्स हैं। इसका सेकंड रो का सीटिंग कंफर्ट इज नॉट अप टू द मार्क। मतलब जितना आपको फ्रंट रो में मजा आता है, उतना ही सेकंड रो में सजा होता है। सजा तो नहीं कहूंगा, बट या जो मेरा बेंचमार्क है, जहां पे मुझे XUV 500 में पीछे, क्योंकि मैं बहुत बार ना अपनी गाड़ी के पीछे वाले सीट पे सोता हूं, तो मुझे इसमें थोड़ा डिस्कंफर्ट फील होता है रादर देन 500 बहुत कंफर्टेबल था, 700 में भी अच्छा था, इसमें थोड़ा सा डिस्कंफर्ट फील होता है। प्लस ये गाड़ी का जो ओवरऑल लुक है ना, मैंने कुछ ज्यादा चीजें इसमें चेंज नहीं कराई। अभी मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कराऊंगा, और क्योंकि ये गाड़ी कंप्लीट ब्लैक होगी। ब्लैक मतलब जितने भी आपको इसमें क्रोम एलिमेंट्स दिख रहे हैं, चाहे ये दिख रहा है, चाहे ये दिख रहा है, चाहे ये सिल्वर स्प्लिट प्लेट्स दिख रही हैं, ये सारी चीजें मैं ब्लैक में कराऊंगा, और ये गाड़ी कंप्लीट ब्लैक रहेगी। मतलब ब्लैक बीस्ट जिसको कहते हैं ना, वो रहेगी। इसका टेल लाइट का डिजाइन और इसका इंडिकेटर का डिजाइन बहुत ही एलिगेंट है। मतलब फॉर्च्यूनर ना एक स्टैब्लिश्ड ब्रांड है, और क्या कहते हैं ना इंडिया में कि भैया नाम ही काफी है, तो एग्जैक्टली वैसा है, नाम ही काफी है। बट इस ब्लैक को मेंटेन करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो इसमें पीपीएफ वीपीएफ, जब भी आप ब्लैक गाड़ी लो तो इसमें ना बहुत सारे स्क्रैचेस आपको पता चलते हैं, तो पीपीएफ वीपीएफ कराने का मेरा प्लान है, लेकिन अभी तक मैंने इसमें कुछ एडिशनल कराया नहीं है। बात करें हम अगर इसके सेकंड रो की, तो सेकंड रो पे यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे ना आप उसको ना मैनुअली अपने हिसाब से जितना आपको हवा चाहिए ना, इसका जो एसी है ना, ये पिलर पे नहीं है और बीच में नहीं है, ये ऊपर है, तो फेस पे हवा आता है, तो प्रॉपर कूलिंग करता है। प्लस थर्ड रो में भी एसी के वेंट्स आपको मिलते हैं। इसमें एक जो बहुत प्रैक्टिकल फीचर है, ये गाड़ी बहुत प्रैक्टिकल है, वो है देखो यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। अब ना जब भी आप ट्रैवल करते हो ना, आपके पास गैजेट्स बहुत होते हैं। मैं एक यूट्यूबर हूं, तो मेरे पास बहुत सारे फोन्स रहते हैं, मेरे पास बहुत सारे कैमरास रहते हैं, माइक्स रहते हैं। तो ऑन ए गो ना, मुझे इसके पहले जो मेरे पास गाड़ी थी उसमें बहुत चैलेंजेस आ रहे थे। अब उसमें चैलेंजेस में एक चैलेंज ये था कि यार उसमें 12 वोल्ट का चार्जिंग जो सॉकेट है वो थर्ड रो में था, तो मेरे को अगर टायर इन्फ्लेटर लगाना हो या कुछ भी, तो मेरे को वही सॉकेट यूज करना है। खुदा ना खास्ता अगर उस सॉकेट का फ्यूज उड़ जाता है तो मैं वो चेंज नहीं कर सकता था। इसमें मुझे फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो तीनों में पावर सॉकेट मिलता है 12 वोल्ट का, तो मैं किसी भी सॉकेट को यूज कर सकता हूं। इनफैक्ट अगर मुझे थर्ड रो में अपना कैमरा भी प्लेस करना है, विच इज अ डैश कैम, तो मैं वहां भी कैमरा प्लेस कर सकता हूं, उसको पावर आउटपुट दे सकता हूं। प्लस बात करते हैं कि इसमें उतरना चढ़ना कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है। तो यहां पे ये जो फुट स्टेप है, ये इसका एक्सेसरीज का पार्ट नहीं है, ये फुट स्टेप गाड़ी के साथ ही आता है। 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, आप अपने हिसाब से इसका सीट एडजस्ट कर सकते हो। इसके सीट एडजस्ट मैं आपको दिखाता हूं। इसमें सीट आगे पीछे यहां से कर सकते हो, दोनों ड्राइवर एंड को ड्राइवर पावर एडजस्टेबल, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट है। अपना पीछे वाला सीट आप इससे एडजस्ट कर सकते हो। एंड एक और चीज, अब देखो यहां पे ना मैंने इसको पूरा ऊपर कर दिया, तो मेरे पैर पहुंचने में थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा हवा में है। इसको मैं ना नीचे कर सकता हूं, तो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर एक सीटिंग पोस्चर जो आपका होना चाहिए ना, वो हो सकता है। इसका जो स्टीयरिंग है वो टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट दोनों आपको मिल जाता है। तो ये चीज बहुत सही है कि यार जितना आप मान लो हाथ छोटा है, मतलब हर एक का अपना एक ना सीटिंग पोस्चर होता है। बहुत सारी फीमेल्स को मैंने देखा, बहुत सारे मेल्स को देखा कि बहुत आगे बैठ के चलाते हैं, तो वो अपना टेलीस्कोपिक में पूरा अंदर कर सकते हैं। मैं पीछे बैठ के चलाता हूं, तो मैं अपनी तरफ खींच सकता हूं। तो ये एक बहुत अच्छा कंफर्ट देता है जब आप हाईवेज पे चलते हो, बहुत लंबा चलते हो, आपको फटीग कम फील होता है। बात करते हैं 225 mm ग्राउंड क्लियरेंस होने के बाद इसमें बॉडी रोल कितना है। एग्जैक्टली सेम ग्राउंड क्लियरेंस मेरे थार में, बट थार एक डिफरेंट सेगमेंट की गाड़ी है। उसमें जो बॉडी रोल है ना, जब आप थार चलाते हो तो बॉडी पूरी ऐसी ऐसी होती है, इसमें वो चीज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस गाड़ी हाई स्पीड पे, ट्रिपल डिजिट स्पीड पे मैं थार को ले जाने में 10 बार सोचूंगा, क्योंकि उसकी ब्रेकिंग, उसका जो ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है ना वो गाड़ी, वो कम पे करती है। लेकिन थार एक प्रॉपर ऑफ रोडर है, तो मैं कहीं भी ले जा सकता हूं, मुझे पता है उसके पार्ट्स सस्ते हैं।
इसके जो पार्ट्स है वो महंगे हैं, बट ये गाड़ी हाईवे और ऑफ रोड दोनों के लिए बहुत अमेजिंग है। इस गाड़ी का अप्रोच और डिपार्ट एंगल बहुत अच्छा है। ये चीज मैंने टेस्ट किया अभी कुछ टाइम पहले जब मैं सूरत में गया था एक जंगल के अंदर और गाड़ी को ऊपर चढ़ा था। मुझे लग रहा था कि शायद इसका बम्पर टच होगा या फिर उतारते वक्त बम्पर टच करेगा, बट अप्रोच और डिपार्ट एंगल अच्छा होने के वजह से ना इसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। दो तीन चीजें जो मुझे इसमें कमी लगती है वो ये कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा है और इसका प्राइस हर 2 महीने पे बढ़ जाता है। टोयोटा 1 लाख 2 लाख ऐसे करके प्राइस ही बढ़ाता जा रहा है और ये चीज है कि जिस प्राइस पे आप इसको खरीदते हो ना 3-4 साल बाद बेचने जाओगे ना तो उसी प्राइस से थोड़ा सा टूट के ये गाड़ी बिक जाती है। एक, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। सिर्फ नाम बोलो मार्केट में कि भैया मुझे फॉर्च्यूनर बेचनी है, कोई ये नहीं पूछता कि भैया कितनी चली है, क्या है क्या नहीं। उनको पता है कि टोयोटा का इंजन है, रिलायबल इंजन है। गाड़ी का अगर मरम्मत मतलब तेल पानी अगर टाइम पे चेंज हुआ है, गाड़ी में कोई इश्यू आ ही नहीं सकता। रोड पे कभी आपको टोयोटा खड़ी दिखेगी नहीं, ऐसा लोग कहते हैं, मैंने भी नहीं देखा कि टोयोटा इंजन के प्रॉब्लम की वजह से या किसी ऐसे प्रॉब्लम मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से गाड़ी खड़ी हो गई। तो भाई ये इस गाड़ी का रीसेल बहुत अमेजिंग है। इसका सर्विस कॉस्ट, मैंने इसकी पहली सर्विस कराई 10,000 किलोमीटर पे, मेरे को सर्विस कॉस्ट आया 7,000 रुपए, ओनली 7,000 रुपीज। एंड सेम चीज मैंने कराया था अपनी XUV 700 ऑल व्हील ड्राइव में, जहां पे मेरा सर्विस कॉस्ट आया था 15,000 रुपए। अब जब मैं इसको बेचने जाऊंगा, मतलब बहुत लोग ये कहते हैं, मैंने देखो हर एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस गाड़ी में भी कोई भी गाड़ी हमेशा कंप्लीट पॉजिटिव नहीं होती, उसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी रहते हैं। एक तो इस गाड़ी को खरीदने के लिए आपको बहुत सारा लोन लेना पड़ सकता है या फिर अपने पॉकेट्स में डीप बर्न करने पड़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगी है, अपने सेगमेंट की सबसे महंगी गाड़ी। बट इसके सेगमेंट में इस जैसा कोई गाड़ी नहीं है, इसके जैसा कोई मतलब कॉम्पिटिटर नहीं है। एंडेवर एक गाड़ी थी जो कि इसके सेगमेंट को इसको टक्कर देती थी और एंडेवर इसको एक्चुअली बहुत चीजों में बीट करती थी, चाहे वो इंटीरियर्स का लुक हो गया, ओवरऑल सनरूफ हो गया। बट एंडेवर के जाने के बाद इस गाड़ी का मोनोपोली है। MG की ग्लॉस्टर आती है और अल्टरस G4 आती है, दोनों गाड़ी आपको रोड पे बहुत ज्यादा नहीं दिखेंगी। इस गाड़ी के साथ क्या है कि भाई इस गाड़ी को आप कहीं भी ले जाओ, पार्ट्स मिलने में कहीं भी कोई समस्या नहीं होती क्योंकि टोयोटा का सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है। बात करें अगर दूसरी चीज कि यार इसमें ना ग्लॉस्टर की तरह या अल्टरस की तरह फीचर्स नहीं है, तो वो जो भी इसमें फीचर्स है ना वो बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर्स हैं। अगर आप एक ड्राइविंग एंथुसियास्ट हो, अगर आपको टेक्नोलॉजी पसंद है तो फिर आप मर्सिडीज, BMW और इन सब गाड़ियों पे जाओगे या फिर आप जाओगे ग्लॉस्टर पे जहां पे आपको हर एक चीज मतलब उसका इंटीरियर, केबिन वगैरह बहुत ही प्रीमियम दिखता है। बट अगर आपको प्रैक्टिकलिटी पसंद है तो आप डेफिनेटली फॉर्च्यूनर पे आओगे। सेकंड, रीसेल, जहां तक मैं बात कर रहा था कि रीसेल की 50 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, अगर 3 साल भी यूज करना तो आप जब बेचने जाओगे तो 40 लाख रुपए मिनिमम आपको देके जाएगी, 10 लाख रुपए टूट जाएंगे। बट उस समय तक क्योंकि ना वो गाड़ी इतनी महंगी हो जाएगी कि उस समय तक वो अगर कोई नहीं लेने जाएगा तो उसको हो सकता है 70 की पड़े, तो वो सोचेगा 40 लाख में यही ले लूं। और ये एग्जैक्टली होता है क्योंकि मैं भी जब सेकंड हैंड गाड़ी देखने गया तो फॉर्च्यूनर का प्राइस ही नहीं टूट रहा। मैंने कहा भाई इतने में तो तुमने खरीदी, तो भाई इतने में ही बिक रही थी वो। और जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो इसमें जो अपने को रियर व्यू मिरर मिलता है, जो IRVM है, वो आपको ना ऑटो डिमिंग मिलता है। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल फीचर्स है क्योंकि आपको बार बार ना एक बटन से आगे पीछे नहीं, मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ, मेरी पहली गाड़ी है जिसमें ऑटोमेटिक IRVM है और ये बहुत अच्छा फीचर है। प्लस एग्जैक्टली जो यहाँ पे जो ORVMs है उसके कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए, तो ये भी अच्छे से आपको रियर का व्यू ना बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी आपको ऐसा लगे कि आपको रियर में कुछ दिख नहीं रहा है। प्लस साइड में वो अपने फेंडर मिरर, तो वो फेंडर मिरर आपको नीचे वाले टायर्स के व्यू देता है। तो आप अगर गाड़ी, क्योंकि आप बहुत बड़ी गाड़ी में बैठे हो और अंदर से ना आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा दिखता नहीं है, तो वहां पे वो फेंडर मिरर काम करता है। इसका जो सर्विस एक्सपीरियंस है ना, मैंने टोयोटा का सर्विस एक्सपीरियंस लिया गुड़गांव में, मैंने टोयोटा का सर्विस एक्सपीरियंस लिया मुंबई में और मैंने टोयोटा का सर्विस एक्सपीरियंस लिया बैंगलोर में क्योंकि मेरे को DF डलवाना था। एवरीवेयर इज यूनिफॉर्म एंड इज एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। मतलब मेरे को वहां पे भी लोगों से वही टाइप का वेलकम मिला, वही टाइप का, ऐसा नहीं जैसे आप मेरे पास महिंद्रा भी है, मैं महिंद्रा की बुराई नहीं कर रहा, बट महिंद्रा के सर्विस सेंटर पे मैं जाता था तो लोग इधर उधर अपना काम कर, मेरे को जाके उनको बोलना पड़ता मेरी गाड़ी सर्विस कर दो। टोयोटा में जाते के साथ ही वहां पे देयर इज अ पर्सन टू अटेंड, वो आपको बताता है सर अच्छा इसमें ये करना है, वो सारी चीजें ना उसी समय स्टार्ट हो जाती है। और इसका जो क्विक सर्विस है, मतलब इसका एक क्विक सर्विस टाइप का कुछ तो नाम है उसका, टेक्निकल नाम, जहां पे 1 घंटे में आपकी गाड़ी अगर कोई भी मेजर चीज चेंज है 1 घंटे में गाड़ी सर्विस करके धो के सब चीज रेडी करके वो आपको दे देते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना सर्विस, क्योंकि गाड़ी आप एक बार खरीदते हो शोरूम से, एक्सपीरियंस शोरूम का एक बार रहता है, लेकिन जब तक आप गाड़ी रखते हो तब तक आपको वो सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिले ना तो आप फिर कलसते रहते हो। और ये प्रॉब्लम दूसरे बहुत
सारी कंपनीज हैं जिनको टोयोटा से सीखना चाहिए। एंड भाई हम इंडियंस हैं, और इंडियंस क्या सोचते हैं, भाई इतनी बड़ी गाड़ी तो देती कितनी है। भाई ये गाड़ी ऐसी है ना कि 2.8 लीटर का इंजन, 201 bhp पावर और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करने के बावजूद भी मेरे को ये शहर में दे रही है 10 से 12 का माइलेज। 10 से 12 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक, वो माइलेज चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है, इसलिए मैं 2 किलोमीटर का मार्जिन। और ये एसी के साथ, ये विदाउट एसी नहीं, क्योंकि अभी तक जब मैं ये गाड़ी लिया तो जून था और अभी भी हम एसी चला के ही चल रहे हैं। विंटर्स में हो सकता है 1-2 का माइलेज और बढ़ जाए मेरे ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से। मैं अभी इसको लेके आया राजस्थान से गुड़गांव तक, और वहां पे मैंने 75-80 पे क्रूज डाल के इसको चलाया 150 किलोमीटर, और जो मेरा माइलेज आ रहा था वो आ रहा था 19 का। तो इको और स्पोर्ट्स में आपको डिसाइड करना है कि आपको जल्दी पहुंचना है, फन लेना है, या फिर आपको इस गाड़ी से एवरेज निकालना है। अगर इस गाड़ी को अच्छे से आप हाईवे पे चलाओगे, और इको मोड, इसमें 3 मोड है, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। तो इको मोड पे एक पर्टिकुलर स्पीड पे आप क्रूज सेट कर दो और ये गाड़ी आपको 18-19 का भी माइलेज निकाल के देती है। फुल लोडेड गाड़ी, क्योंकि हम 3 लोग थे और हमारे पास सामान भी था, और काफी सारा सामान था। और जी इसकी स्टेबिलिटी ऑन हाईवेज, अमेजिंग स्टेबिलिटीज ऑन हाईवेज, इवन ऑन ट्रिपल डिजिट स्पीड। गाड़ी ये इतनी बड़ी है, ऑलमोस्ट 2 टन की गाड़ी है, फिर भी ये गाड़ी आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होने देती कि भाई मैं इधर उधर जाऊंगी या फिर मैं एक स्पीड पे, मेरा स्पीड कम करो। ब्रेकिंग और स्पीड दोनों बहुत ही अमेजिंग है इस गाड़ी में। मतलब कहीं से आपको ऐसा ना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करोगे, आपको मन करेगा कि यार अभी तो मैं इसको और पुश कर सकता हूं। प्लस सेफ्टी नॉर्म्स में ये 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, तो वो मेरे को ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है। भगवान न करे कि किसी को एक्सपीरियंस करने का वो मौका मिले भाई, लेकिन एक सेफ गाड़ी होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नी एयरबैग के साथ इसमें टोटल 7 एयरबैग्स आते हैं, और नी एयरबैग, कर्टन एयरबैग, आगे पीछे एयरबैग बहुत हेल्प करते हैं उस सिचुएशन में जो कि आपने कभी सोचा नहीं हो कि आपके साथ हो सकता है, और मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो जी ये था मेरे टोयोटा फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट। देखो GR स्पोर्ट तो नहीं है, क्योंकि GR स्पोर्ट में सस्पेंशन का थोड़ा सेटअप वेटअप चेंज है, बाकी इंजन वगैरह सेम है। बाकी ब्लैक में GR स्पोर्ट भी ऐसी ही दिखती है, थोड़ा सा ग्रिल चेंज है। मैंने इसका ग्रिल नहीं चेंज कराया था, फ्रंट का जो ग्रिल है वो मेरे को बहुत प्यारा लगता है, बाकी ग्रिल भी चेंज करा सकते हैं। कोई भी जो भी चीजें हमने लगवाई ना, कोई भी चीजें में इसमें कपलर डिस्टर्ब नहीं हुआ। कपलर टू कपलर की फिटिंग है ऑलमोस्ट सारी चीजों में, गाड़ी में अभी कुछ भी नहीं छेड़ा मैंने। म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड करूंगा, PPF कराऊंगा, ये क्योंकि ब्लैक गाड़ी में वो सारी चीजें रिक्वायरमेंट है, तो जब होगी तो उसके हिसाब से आपको वीडियोस इस चैनल पे दिखते रहेंगे। ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ, जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। मैं इस गाड़ी से, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो बहुत लोगों ने कहा कि यार ये गाड़ी आपको सूट नहीं कर रही है, ब्लैक कलर आपको सूट नहीं कर रहा है, ये नंबर आपको सूट नहीं कर रहा है। मैं कहता हूं भाई ये तीनों चीज मेरे को सूट कर रहा है, तभी मैं आपके सामने खड़े होकर वीडियोस बना पा रहा हूं, एडिट कर पा रहा हूं और आप लोग के सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूं। कोई दूसरी गाड़ी रहती तो शायद पता नहीं मैं बसता नहीं बसता। और मैं ये कितनी बार बोल चुका और बार बार बोलूंगा कि आज मैं अगर खड़ा हूं ना तो इस गाड़ी की वजह से। केबिन के अंदर जब इंपैक्ट हुआ ना, एक इंपैक्ट केबिन के अंदर नहीं था, मैं इमीडिएटली बाहर खड़ा होके वीडियो शूट कर पा रहा था, मेंटली स्टेबल था, मतलब मेरे को बिल्कुल भी कोई चोट नहीं आई। तो जी आप, आई डोंट नो वीडियो आपको कैसा लगा, बट आई होप अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नहीं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, टिल देन पीस।